नमस्कार। चलिए आज भारत के शासन में हुए एक बहुत बड़े प्रयोग की बात करते हैं। एक ऐसा प्रयोग जिसने सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल और शहर के मोहल्ले तक पहुंचाने का एक जबरदस्त वादा किया था। पर सवाल यह है कि क्या ये वादा पूरा हो पाया? बात है 1992 की, जब दो बड़े संवैधानिक संशोधन पास हुए। इन्हें सिर्फ कानून नहीं माना गया, बल्कि इन्हें कहा गया विकेंद्रीकरण के एक सुनहरे युग की शुरुआत। मतलब एक ऐसा दौर जहां फैसले वो योग लेंगे जिन पर उन फैसलों का सीधा असर पड़ता है। और यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण की जड़ है। 30 साल बाद ये युग आखिर कितना सुनहरा है? चलिए इस बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, इस समाधान को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर समस्या थी क्या। इन संशोधनों को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो आइडिया है, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। चोल राजवंश के समय से ही ग्राम सभाएं गांव के फैसले लेती थी। लेकिन आज़ादी के बाद दशकों तक इस विचार को वो संवैधानिक ताकत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। संविधान के अनुच्छेद 40 ने सुझाव तो दिया, पर वो सिर्फ एक सुझाव था, कोई मजबूरी नहीं। और फिर आता है साल 1992, एक ऐसा मोड़ जिसने भारतीय लोकतंत्र की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। आइडिया बहुत ही सीधा और सरल था। सत्ता को दूर की राजधानियों के बंद कमरों से निकालकर स्थानीय समुदायों के हाथों में दे दो। एम्पावरमेंट उनको दो जो असल में वहां रहते हैं, जो अपनी समस्याओं को सबसे बेहतर समझते हैं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं, ये जो सत्ता का नया नक्शा बना, ये आखिर असल में दिखता कैसा था, इसमें क्या क्या था। तो दो बड़े संशोधन हुए, लेकिन मंजिल एक ही थी। एक तरफ 73वें संशोधन ने ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखी, और दूसरी तरफ 74वें संशोधन ने शहरी भारत के लिए नगर पालिकाओं की स्थापना की। दोनों का मकसद एक ही था, शासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो जान है जो आत्मा है, वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब गांव का हर एक वयस्क वोटर। ये सब मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जो सीधे तौर पर फैसले लेती है। मतलब जमीनी स्तर पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो ठीक है, कानून बन गए, व्यवस्था बन गई, पर जमीन पर इसका असर क्या हुआ? क्या वाकई कुछ बदला? चलिए देखते हैं। असर तो हुआ, और बहुत बड़ा हुआ। अब स्थानीय शासन राज्य सरकारों की मर्जी का मोहताज नहीं रहा। ये एक संवैधानिक जरूरत बन गया। हर 5 साल में चुनाव कराना जरूरी हो गया। एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण मिला, और पैसों के सही बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग बने। ये सच में बड़ी जीत थी। और इन सब में शायद जो सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव था, वो था ये: स्थानीय निकायों के सभी पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। और कमाल की बात तो ये है कि ये नीति इतनी कामयाब रही कि कई राज्यों ने तो खुद आगे बढ़कर इस आरक्षण को 33 से 50% तक कर दिया है। ये महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? जो सपना देखा गया था और जो आज जमीनी हकीकत है, उसके बीच एक फासला है। तो ये फासला क्यों है? देखिए, मुश्किलें कई हैं। पहली बात तो है फंड्स की। ये निकाय आज भी पैसों के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरी बात, जो अधिकार और काम उन्हें मिलने थे, वो कई राज्यों ने आज तक पूरी तरह से दिए ही नहीं हैं। ऊपर से ब्यूरोक्रेसी का दखल और लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी, ये सब बड़ी अड़चनें हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पावर की रेस है, जिसमें कई रुकावटें हैं। एक चुना हुआ प्रतिनिधि कोई फैसला तो ले लेता है, पर फिर उसे मंजूरी के लिए सरकारी अफसरों के पास जाना पड़ता है। पैसा और काम कैसे होगा, ये भी ब्यूरोक्रेसी ही कंट्रोल करती है। नतीजा, उस चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी ताकत बहुत कम हो जाती है। और एक चुनौती तो ऐसी है जो कागज पर नहीं बल्कि हमारे समाज में है। महिलाओं के लिए आरक्षण तो आ गया, लेकिन जमीन पर एक प्रधान पति कल्चर बन गया है। मतलब महिला प्रतिनिधि के नाम पर उनके पति या घर के दूसरे पुरुष सदस्य ही पर्दे के पीछे से असली पावर चला रहे होते हैं। तो इन सारी जीतों और चुनौतियों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? भारत के इस महान लोकतांत्रिक प्रयोग का भविष्य क्या है और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
असल में विकेंद्रीकरण की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है। ये एक बहुत शक्तिशाली सपना है जिसका आखिरी अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है। सवाल ये है कि इस सपने को पूरी तरह से हकीकत में बदलने के लिए अगला कदम क्या होगा और उस कदम को उठाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।